श्रद्धा मर्डर केस के तार देश के 3 बड़े शहरों से जुड़े हैं, मुंबई, गुरुग्राम और देश की राजधानी दिल्ली। आखिर आफताब का इन शहरों से क्या कनेक्शन है? आफताब का दिल्ली वाला दोस्त कौन है? आफताब कभी महिला अधिकारों का पैरोकार बनता था तो कभी फूड ब्लॉगर। आखिर क्यों? जल्लाद आफताब के इन चेहरों के पीछे छिपी हकीकत उजागर करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने तीनों शहरों से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है और आफताब के गुनाहों को डिकोड कर दिया है। लव जल्लाद आफताब इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वो कौन है, क्या करता है, उसके परिवार में कौन कौन है, मुंबई में कहां काम करता था, गुरुग्राम में कहां काम करता था, उसके कौन दोस्त हैं, कैसी संगति में रहता था, क्या श्रद्धा से पहले भी उसकी गर्लफ्रेंड रही थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक पुलिस को भी नहीं पता लगा है। आज हमारी टीम इसे डिकोड करेगी। हमने इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में हर उस जगह पर ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जहां से आफताब के तार किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने आफताब के परिवार को खोजने की कोशिश की, लेकिन लव जल्लाद के इस कांड के बाद से उसका परिवार अंडरग्राउंड है। 2 महीने पहले वसई से शिफ्ट होकर उसका परिवार कहां गया किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमारी टीम ने उस शख्स को खोज निकाला जिसे आफताब ने घर लेने के लिए एग्रीमेंट पर विटनेस दिखाया था। इसमें आपका बकायदा नंबर दिया गया है। आफताब को कैसे जानते थे, कितना जानते थे? हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स थे, मतलब हम लोग क्लासेस में साथ में जाया करते थे। उसके बाद हम लोग मैं उसके घर पे जाता था क्योंकि उसकी फैमिली फ्रेंड हो गया था। मैं उसके घर पे जाता था मैं, बट जहाँ तक बात इस रेंट एग्रीमेंट की है और जहाँ पर मेरा नाम मेंशन है उस बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। इस बारे में मैं कुछ आपसे कभी आपका पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर या किसी एग्रीमेंट की बात नहीं हुई? पता तो चलो उसको पता था क्योंकि वो फ्रेंड था, बट मेरा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, आप लोग कितने सालों से दोस्त हैं? किस तरीके के आफताब रहे हैं हमेशा से? उनका अगर थोड़ा सा किरदार आप समझा पाएँ कि खुश मिजाज के थे, एकांत रहते थे? अच्छा फ्रेंड था, फ्रेंडली नेचर था उसका और स्किल्ड, अच्छा टैलेंटेड लड़का है वो। उसके बारे में और ज़्यादा तो मुझे इन डेप्थ नॉलेज ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मिलते थे। ओके। श्रद्धा को कितना जानते हैं आप? श्रद्धा से भी आपकी मुलाकात हुई है, उनके साथ किस तरीके का रिलेशन था और आफताब और श्रद्धा का कैसा रिलेशन? अभी मैं जब उसके घर पे जाया करता था तो श्रद्धा को वहाँ पर देखा है मैंने। ठीक है, वो लोग साथ में घूमते थे, ये मुझे पता था। बस उससे ज़्यादा तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है। बातचीत होती थी हाय हेलो वाला, उससे ज़्यादा कभी मैं इंटरफेयर नहीं करता था। फूड ब्लॉगिंग का जो है वो चीज़ वो करता था और उसमें अभी उनकी इनकम सोर्स आई थिंक यही थी। और उसके बाद उन्होंने कॉल सेंटर कब ज्वाइन किया वो मुझे नॉलेज नहीं है। एक और सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, आफताब किस तरह के काम करता था? अगर आफताब की सोशल मीडिया ट्रेस करें तो वो खुद को फूड ब्लॉगर बताता है, वुमन एक्टिविस्ट भी बताता है, लेकिन श्रद्धा के 35 टुकड़े भी करता है और दोस्तों से फरेब भी रचता है। हेलो, जैनिल ठक्कर जी बात कर रहे हैं? हाँ ठक्कर जी, अंकित बात कर रहा हूँ। ठक्कर जी, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था आपसे कि ये जो आफताब का जो केस था, आफताब पूना वाला, आप जानते ही होंगे। तो सर, इन्होंने जो घर रेंट पे लिया था जिसमें सर एग्रीमेंट में आपके विटनेस आपका दिखाया जा रहा है और आपका नाम है, तो मुझे सिर्फ इतना जानना है, मुझे इतना जानना है कि आपको कुछ इस बारे में पता है कि उन्होंने आपका नाम दिया है, नहीं दिया था विटनेस में कुछ? मुझे भी अभी पता चला, आपके पहले टीओआई वालों ने कॉल किया था तभी पता चला कि उसने मेरा नाम नंबर दिया। उसके लिए आपका सिर्फ एक क्लियरिफिकेशन की, आपका सिर्फ एक 2 मिनट का क्लियरिफिकेशन चाहिए था कि आपको यूज नहीं हुआ। इसमें मैं उसके आगे कुछ भी आपको नहीं पूछूंगा कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ क्लियरिफिकेशन के लिए, वो जो आपके सेफ्टी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि आप सेफ हो जाओगे। आपकी बात बराबर पर नहीं। बेहद पोशीदा रहने वाले आफताब ने खुद को रहस्य के ऐसे लबादे से ढक रखा था कि उसके बारे में उसके दोस्त भी ज्यादा नहीं जानते थे।
धोखे से अपने दोस्तों का इस्तेमाल करना उसके लिए नई बात नहीं थी। मुंबई में उसका परिवार अंडरग्राउंड है। उसके दोस्त ज्यादा कुछ उसके बारे में बता नहीं पा रहे हैं, लिहाजा हमने रुख किया गुरुग्राम का, जहां आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने के बाद कॉल सेंटर में जॉब शुरू की थी। इस वक्त मैं गुरुग्राम के DLF फेज 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पर आफताब नाम का परिंदा, जिसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे और उसके बाद वो शख्स इसी कॉल सेंटर में काम करता था। यानी कि वो जो परिंदा है वो इसी कॉल सेंटर में काम करता था, जो कॉल सेंटर ठीक मेरे पीछे है। परिंदा है, उस शख्स का हाव भाव थोड़ा सा संदिग्ध रहता था। वो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, लेकिन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि उनके साथ काम करने वाला शख्स, उनके बीच में बैठने वाला शख्स इतना बड़ा परिंदा हो सकता है, जो अपनी ही प्रेमिका के, यानी कि अपने ही मोहब्बत के गला घोट करके मारेगा और उसके बाद फिर धारदार हथियार से उसके शव के 35 टुकड़े करेगा। मतलब इसकी कितनी जटिल थी कि इस इलाके में वो लोगों के बीच में काम करता था और वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुका था। इसी की तहकीकात के लिए जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम यहाँ पहुंची DLF फेज 2, तो यहाँ हमने पाया कि वो शख्स जो है लोगों से कम घुलता मिलता था। लोगों ने कैमरे पे आने से, बात करने से मना किया, लेकिन लोगों ने कैमरे के पीछे हमें जरूर बताया कि उसके हाव भाव जो थे वो बेहद ही संदिग्ध रहते थे। वो लोगों से घुलता मिलता कम था, बातचीत कम करता था। हालांकि यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, जो दुकान जो ऐसे यहाँ के आसपास में ज़्यादातर रहते हैं गार्ड वगैरह, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि वो अक्सर लोगों से भिड़ जाता था। लोगों जब वो लोगों से हमेशा जो है वो बड़ी तलखी में बात करता था और वो जो है लोगों से छुपा के रखता था कि जिस तरीके से वो मानवता का और इंसानियत की वो जो बातें फेसबुक पे करता है, वो तमाम सोशल मीडिया पे करता है, जहाँ पे वो नारी शक्ति की बात करता है, लेकिन लोगों को यह अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स जो दिन रात नारी शक्ति की सपोर्ट की बात करता है, वही शख्स जो है वो अपनी जिंदगी में अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से 35 टुकड़े करता है और उन शवों के टुकड़ों के साथ वो हर रात अपने घर में गुजारता है। आफताब इसी कॉल सेंटर में काम किया करता था, लेकिन उसके लव जल्लाद वाले कांड के बाद उसे जानने वाले उससे किनारा करने लगे हैं। जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ रही है, आफताब की शख्सियत के बारे में नए खुलासे हो रहे हैं। उसके कलीग्स ऑफ द रिकॉर्ड उसके बेहद तुनक मिजाज, लोगों से कटा रहने की आदत की तकसीद कर रहे थे। यहां तक कि हमारी ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हो चुका था कि आफताब फरेब का जाल रचने में माहिर था। वो कभी खुद को विमेन राइट एक्टिविस्ट बताता, तो कभी फूड ब्लॉकर, तो कभी कॉल सेंटर वर्कर। हमारी तफ्तीश अब मुंबई से गुरुग्राम और गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली पहुंच रही थी। हम आपको लिए चलेंगे उस स्पॉट पर भी जहां दिल दहलाने वाली ये वारदात हुई। श्रद्धा के मर्डर के बाद अब इन्वेस्टिगेशन काफी जोरों शोरों से जारी है। दिल्ली पुलिस लगातार आफताब से सवाल कर रही है कि आखिर शव के टुकड़ों को आफताब ने कहां फेंका था। देखिए, अभी ये मेहरौली का वही जंगल है जहां पे हम मौजूद हैं और इसी जंगल के अंदर जो आफताब है उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को इसी जंगल के अंदर फेंका था। इसके साथ साथ जो औजार है जिससे श्रद्धा की हत्या की गई थी, श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे, उसको भी इस जंगल के अंदर फेंकने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत भी आपके लिए एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहा है। हम कोशिश करेंगे उस ब्रोकर को ढूंढने की, घर मालिक को ढूंढने की, जिसके जरिए आफताब ने ये पूरा का पूरा जो फ्लैट है वो रेंट पे लिया था। जो हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये घर एक व्यक्ति का है जो यहाँ से बाहर रहते हैं और अभी उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ उनका एक जो है वो भतीजा है जो इस पूरे घर की रखवाली करता है, जो किराया उनसे लिया करता था, जो पैसे का हिसाब किताब रखता है, उसका नाम रोहन है। तो हम एक बार कोशिश भी करेंगे रोहन से बातचीत करने की। हम पहले रोहन को फोन करेंगे। देखिए, रिंग लगातार जा रही है लेकिन रोहन हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं अभी। और इस घर के मालिक से भी हम जो है अभी बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमने नंबर लगाया। ये सतीश कुमार, ये इस घर के जो मालिक हैं उनके भाई हैं, 2 भाई हैं जिनका ये घर है। हमने उनको फोन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये फोन जो है
वो लगे। ये देखिए रिंग जा रही है और अब सतीश जी से हम कोशिश करेंगे कि बात करें। लगातार हमारी कोशिश है कि रोहन या सतीश या इस घर के जो मालिक हैं उनसे हम संपर्क कर पाएं, क्योंकि अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। अभी तक वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ हैं ये भी नहीं पता। तो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि उनको फोन करें। कौन है? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। इस जल्लाद कांड के बाद से आफताब से जुड़ा हर शख्स भाग रहा है, छिप रहा है। रोहन वही हैं जो इस घर की देखभाल करते थे, जो पैसे लेते थे किराएदारों से, जो इस घर के मेंटेनेंस को देखते थे। और रोहन ने हमारा एक बार तो फोन नहीं उठाया, दूसरी बार हमने फोन किया तो उन्होंने फोन कट कर दिया। ये सतीश जी को भी हमने फोन किया दोबारा, सतीश जी ने भी हमारा फोन नहीं उठाया। सतीश जी जो कि मकान मालिक हैं, उनके भाई हैं, 2 भाइयों का ये घर है, तो इन्होंने भी हमारा फोन नहीं उठाया। हमने 2 बार कोशिश की। अब हम कोशिश करेंगे घर तक जाने की। घर से हमें रोहन के घर का भी पता जो है, इलाका का पता चला है कि रोहन कहाँ रहता है। कई कॉल्स करने के बाद भी ब्रोकर रोहन फोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद हमारी टीम उसके घर पहुंची। हम बेल भी लगातार बजा रहे हैं। रोहन, रोहन, शायद ऊपर से। आंटी 1 मिनट, रोहन है? पूछताछ करनी है। नहीं, वो घर उन्होंने दिया था ना आफताब को। नहीं नहीं, आफताब के घर। नहीं नहीं, आफताब के आप नहीं 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 नहीं, आप रोहन की कौन लगती हैं? नहीं नहीं मैडम, बताइए आप रोहन की कौन लगती हैं? मैडम, एक लड़की की हत्या की गई है, आपको पता है? एक लड़की की हत्या की गई है, आपको पता है? लेकिन आपके घर में हुई है ना। आप रोहन को बुला दीजिए। रोहन जी हैं क्या? आपको खुद सोचना चाहिए, बच्चों का घर है। नहीं नहीं, हम तंग नहीं कर रहे हैं। ऑनर है ना वहाँ पे, हम ऑनर नहीं है, उनके घर जाओ। कहाँ? हम बस इतना जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम बस इतना नहीं, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि रोहन जी। नहीं नहीं, हम नहीं नहीं, आप कंप्लेंट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कोशिश की रोहन से बात करने की, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से पानी भी जो है वो उन्होंने फेंक दिया है। तो देखिए यही वो गली था जहाँ पे जो है रोहन रहते थे, लेकिन लोगों ने बात करने से मना कर दिया है। ये वही गली था जहाँ पे रोहन का घर था। हमने कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन साफ तौर पे उसके परिवार वालों ने और आस पड़ोस के लोगों ने मना कर दिया।